नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, हम C-TET EVS के प्रश्नों की बात करेंगे। EVS पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज के MCQs की बात करेंगे। ये आपका फर्स्ट MCQs रहेगा NCERT के पैटर्न पर। इसमें हम 30 MCQs करने वाले हैं। A to Z आंसर बात करेंगे, विद डिटेल के साथ जानेंगे और वही प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो 7 PM में हमारी जो है डेली ये लाइव क्लास होती है, ज्वाइन अटेंड कीजिएगा। जिसमें से पहला प्रश्न आज के MCQs का है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जीवाणु होते हैं या मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं। दोस्तों, घास भूमि के क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो कहलाते हैं वह हमारे क्या कहलाते हैं? मांसाहारी उपभोक्ता होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आपको पता है खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए, प्रोटीन होता है, यह जैव मंडल का जैविक घटक है। मृदा ये भी जैविक घटक है। फास्फोरस ये भी जैविक घटक है। लेकिन कवक जो होता है यह हमारा जैविक घटक नहीं होता है। तो कौन जो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो जैव मंडल का जो कवक कहलाता है यह अजैविक घटक नहीं कहलाता है। कौन कहलाता है? कवक जो होता है जैविक घटक कहलाता है। और आपके प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये कौन से होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। लेकिन कवक जो होता है उसे जैविक घटक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक मार्ग का संबंध किससे होता है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं एक मार्ग एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक मार्ग का संबंध किससे होता है? उस वस्तु की गुणवत्ता से होता है। जब एक मार्क अगर लगा होता है तो हमें पता चलता है वह वस्तु गुणवत्तापूर्ण है, इस्तेमाल यूजेज है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ATP होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, DNA होता है या RNA होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भूपरिष्कीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, भूपरिष्कीय तंत्र में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है। सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, शुक्र है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वविख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है TET एग्जाम को फतेह करना। दोस्तों, भूपरिष्कीय तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण हमारा स्रोत होता है वह होता है सूर्य का प्रकाश, अर्थात सूर्य ही होता है। तो आंसर आपका नहीं बदलेगा, भले ही आपके प्रश्न कितने भी बदल जाएं, आंसर आपका वही रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कैसे होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या अपघटनकर्ता होते हैं? तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कैसे होते हैं? तो शाकाहारी जो होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या हो गए? जो शाकाहारी कहलाते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पेड़ पौधे पत्तियों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। आज दोस्तों हम ये खाद्य जाल, ये जो श्रृंखला है, इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से जो है काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो प्रश्न हमारा है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है, तो मोर का पोषण स्थल क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे नीचे से सोचिए, पौधा, हरे पौधे हमारे क्या हो गए? प्राथमिक उत्पादक हो गए। कीड़े जो होते हैं, कीड़े हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। कीड़ों को खाने वाले सांप द्वितीयक उपभोक्ता हो गए और सांप को खाने वाला मोर शीर्ष पर या अंतिम खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर कहेंगे। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है?
परजीवी कहलाता है, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी कहलाता है। तो जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो वह दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? सहभोजी कहला जाता है, क्योंकि वह दूसरे को सहवासी जीव को प्रभावित नहीं करता है, उसको बगैर प्रभावित किए। तो उसके बगैर मतलब प्रभावित नहीं कर रहा, मतलब सहभोजी। सभी लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या कह सकते हैं कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा होती है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाती है। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता कहा जाता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे हमारे कहलाते हैं प्रथम चरण के उपभोक्ता। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? ये जो जैविक समुदाय होता है, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, शाकाहारी होता है या डेटिटिवोर की बात करेंगे। देखिए प्रश्न आपको इसी प्रकार के थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन आपको आंसर वही करना है। अर्थात जैविक समुदाय में अगर प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जाता है तो आपको शाकाहारी ही ऑप्शन करना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है वह हमारा कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूहों को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के जो परस्पर समूह होते हैं उसी को ही खाद्य जाल कहा जाता है। ये कई बार दोस्तों सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, अदर टीटी एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन जो है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? क्या वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, टुंड्रा है, सवाना है, मरुस्थल है? ये आपको कमेंट करके बताना। तो इनमें से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है दोस्तों? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं पर्यावरण की सही परिभाषा होती है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, जैविक और अजैविक घटक। इन दो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? कई बार पूछा गया है, सभी लोग जानते हैं। क्या वह चींटी है, केचुआ है, मधुमक्खी है, तितली है? छोटे छोटे बच्चे से पूछेंगे वो भी इसका उत्तर बता देगा। यानी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र केचुए को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केचुआ जो होता है मिट्टी को ऊर्जा प्रदान करता है। एक सही मिट्टी को एक एनर्जिक वाली मिट्टी बना देता है, मिट्टी में उर्वरकता को बरकरार बनाए रखता है, क्योंकि ये मिट्टी में नमी के लिए इम्पोर्टेंट है। मिट्टी को होल करता है, अंदर की मिट्टी को बाहर कर देता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है? हाथी, सांप, शेर, बकरी? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता पूछा गया है। देखिए प्रथम श्रेणी यानी प्राथमिक उपभोक्ता वह होता है जो हरे पेड़ पौधों को खाता है। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा जो हरे पेड़ पौधों को खाने वालों को खाएगा, अर्थात कीड़े मकोड़े को खाएगा। तो सांप यहाँ हमारा द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता हो जाएगा। क्यों जाएगा? सांप इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट होता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन होता है वह सिल्वर आयोडाइड होता है। क्या होता है दोस्तों? सिल्वर आयोडाइड।
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीओर कहा जाता है? तो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, परिस्की तंत्र का उदाहरण क्या होता है? परिस्की तंत्र का उदाहरण हमारा सबसे बड़ा उदाहरण कहलाता है तालाब। ये कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। दोस्तों, एक एक कमेंट, एक एक फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है, और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, निम्नलिखित में से जैविक घटक बताना है। पादप, मृदा, वायु, जल। देखिए जैविक घटक इनमें, देखिए मृदा है आपकी अजैविक घटक है, जल भी आपका जैविक है, वायु भी आपका जैविक है, लेकिन पादप जो होता है, पादप जो कवक होते हैं, ये हमारे जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, तो जैविक घटक इज द राइट आंसर, पादप। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? दोस्तों, जीवाणु कवक है, मृदा जल है, पशु है या पक्षी है? जी हाँ, पृथ्वी का अपमार्जक पूछा गया है। तो पृथ्वी का अपमार्जक किसे कहा गया है? जीवाणु व कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कौन दोस्तों जीवी कारक नहीं है? देखिए पेड़ पौधे जीवी कारक हैं, जंतु दिया गया है ये भी जीवी कारक है, सूक्ष्म जीव ये भी जीवी कारक है, लेकिन चट्टान जो होती है, पत्थर जो होती है, लकड़ी जो होती है, वह आपके जीवी कारक नहीं होती, वह अजीवी कारक होती है। जीवी कारक जिनमें जीवन हो, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ये हमारे जीवी कारक हो जाएंगे। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का? तो हमारे पर्यावरण इन्वायरमेंट में जिस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है वह हमारा कहलाता है नाइट्रोजन, लगभग 78% सभी लोग जानते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन लगभग आपका 21%। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होगा? यदि एक मेढक क्या कह रहा है? टिड्डे को खा रहा है। देखिए टिड्डा जो होता है हरे पेड़ पौधों को खाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा हो गया, और टिड्डा को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता से, अर्थात जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा नो डाउट यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा हो गया, टिड्डों को खाने वाला द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में गया। इसके बाद अगला प्रश्न है जो और भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, लगभग ये प्रश्न पूछा ही जाता है, ट्रिपल आर के फेमस है। ठीक है, 3 आर से है क्वेश्चन फेमस है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर होते हैं, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, या आपके अदर ऑप्शंस जो दिए गए हैं सी और डी, इनको बात करें। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो यहाँ ध्यान देना है, कम उपयोग करना है और अंत में फिर पुनः उसी का उपयोग करना है, रिसाइकल जिसे कहते हैं, रीयूज्ड। पुनः चक्रण आपका रिसाइकिल हो गया और पुनः उपयोग होता है रीयूज्ड। तो कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, मानव पर्यावरण का संबंध एक संकल्पना है। तो मानव पर्यावरण का संबंध एक जो है ऋणात्मक संकल्पना है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है, या इनमें से सभी? तो आप सभी लोग जानते हैं मानव पर्यावरण का संबंध एक कैसा हो जाता है? एक धनात्मक संकल्पना होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि? तो सभी लोग जानते हैं कि 4 भागों में 3 भाग जल से घिरा हुआ है। तो बेसिक यहाँ पे पृथ्वी का कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो जल ही होगा, अर्थात समुद्र की बात करते हैं।
अगला, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या इनमें से सभी? देखिए, ह्यूमस निर्माण में जो हमारा सहायक हो जाता है वह कहलाता है, अब उत्पादक भी होता है, अपघटक भी होते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और तीसरा प्रश्न है इस एमसीक्यूज का फर्स्ट पार्ट का, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, ये मृदा से जुड़े हुए होते हैं, या कह सकते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप इसलिए होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को क्या करते हैं? स्थिरीकृत करते हैं। इसलिए जो है आपके सदैव हरे पौधे प्रथम कड़ी में, खाद्य श्रृंखला के प्रथम कड़ी में सदैव हरे पादप होते हैं। तो ये दोस्तों आज हमने फर्स्ट एमसीक्यूज में 30 क्वेश्चंस किया IBS के। इसी तरह डेली 7 PM में आएंगे, एमसीक्यूज करेंगे। प्रिपरेशन जारी रखिए क्योंकि EBS में 30 में से 30 लाना है। तो सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, सारे प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट है और मॉडल पेपर भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के पहले पूरी तैयारी करना है। तो आगामी क्लास के लिए ज्वाइन कर लीजिए, क्लास सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ मॉर्निंग के क्लास में 11:30 में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद सभी का।